बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स 2 की प्लेलिस्ट में इस वीडियो में हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे, पोलराइजेशन ऑफ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय रिफ्लेक्शन। तो हम देखेंगे कि लाइट को हम किस तरह से पोलराइज कर सकते हैं बाय यूजिंग रिफ्लेक्शन। तो बेसिक हमारा ये जो टॉपिक है हमारी प्रीवियस वीडियो से ही कनेक्टेड है, जिसमें हमने बात की थी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट ए प्लेन इंटरफेस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक एट ऑब्लिक इंसिडेंस। तो इसी से हम जो हमने कुछ इक्वेशंस ड्राइव की थी वो लेंगे और उसी से हम आगे अपने जो है टॉपिक को समझेंगे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप इसको पहले देख लें और फिर आपको इसका अच्छे से कंसेप्ट पता चल जाएगा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये एक इक्वेशन ड्राइव की थी जिसमें ई आर नॉट डिवाइडेड बाई ई आई नॉट की रेशो हमने फाइंड की थी। इसमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम बेसिकली इसमें से ना एप्सिलॉन को एलिमिनेट कर देंगे, सिर्फ कोस और साइन की फॉर्म में हमारे पास आंसर आ जाएगा, उसके साथ हम डील करेंगे। तो हम करेंगे क्या, ऊपर और नीचे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कुछ टर्म्स इस तरह से आ जाएंगी और ई आई एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बराबर होती है हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी के। और रिलेटिविटी जो है रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास फर्दर n1 स्केयर के, मतलब जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके स्केयर के बराबर होती है। तो मीडियम 1 के लिए अगर मैं लिखूँ तो वो यहाँ पे n1 आ जाएगा। इसको अगर मैं इनकी जगह पे पुट कर दूँ, मतलब यहाँ पे n1 का स्केयर, n2 का स्केयर, n1 स्केयर, n1 स्केयर यहाँ पे पुट कर दूँ तो मेरे पास इक्वेशन कुछ बन जाएगी, वो कुछ इस फॉर्म की आ जाएगी। अब यहाँ पे हम स्नील लॉ को यूज़ करेंगे और स्नील लॉ को यूज़ करके फर्दर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। वो इस तरह से कि हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे कि n1 स्केयर है और साथ में साइन थीटा आई है, यहाँ पे n2 स्केयर है, यहाँ पे साइन थीटा टी है हमारे पास, और यहाँ पे n1 स्केयर और साइन थीटा आई, n2 स्केयर साइन थीटा टी। इनके ऊपर हम स्नील लॉ को यूज़ करेंगे। हमारे पास इस तरह की फॉर्म है n1 स्केयर साइन थीटा आई। हम n1 को ब्रेक कर लेंगे, दो बार लिख लेंगे n1 इंटू n1, और एक n1 इंटू साइन थीटा आई को रिप्लेस कर देंगे n2 साइन थीटा टी। ये बेसिक हमारे पास स्नील लॉ है। तो जहाँ जहाँ पे ये कंपोनेंट होगा वहाँ पे ये पुट कर देंगे, और जहाँ पे n2 साइन थीटा टी होगा वहाँ पे n1 साइन थीटा आई पुट कर देंगे। ये पुट करने से होगा क्या, ये चारों टर्म्स में आप ऊपर नीचे इधर चारों टर्म्स में जब पुट कर देंगे आपके पास यहाँ पे n1 n2 n1 n2 n1 n2 और n1 n2 आ जाएगा। ये सारे टर्म्स के साथ अब सेम है, आप इसको कॉमन लेके काट देंगे तो अब ये देखेंगे आपके पास एप्सिलॉन से एलिमिनेट कर दिया हमने, एप्सिलॉन इसमें से एलिमिनेट कर दिया हमने इस अपनी इक्वेशन में से, और ये सिर्फ साइन और टेन साइन और कोस का फंक्शन बन गया। यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला एक यूज़ करेंगे जो क्या कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा कोस बीटा, ये बराबर होगा हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर मैं इंसिडेंट एंगल को अल्फ़ा मानूँ और ट्रांसमिटेड एंगल को बीटा मानूँ तो मेरे पास यहाँ पे ट्रांसमिटेड टाइप एंगल के साथ माइनस का साइन है, लेकिन यहाँ पे इंसिडेंट के साथ है तो मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, फिर मैं इसकी जगह पे अपना ये फार्मूला पुट कर दूंगा। नीचे मेरे पास क्या है, इसकी जगह पे ये फार्मूला लगाएंगे हम, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा कोस बीटा। तो ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म ये पहले से ही बनी है, इसकी जगह पे ये फार्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे। ये पुट करने के बाद हमारे पास ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा और सिंपल ये इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। आप देखेंगे कि ये साइन और ये कोस इन दोनों का एंगल सेम है, और साइन ओवर कोस टेन हमारे पास होता है तो इसकी जगह पे टेन आ गया। यहाँ पे कोस और ये साइन इन का दोनों का एंगल सेम है तो कोस ओवर साइन हमारे पास होता है 1 ओवर साइन, उसकी जगह पे ये आ गया। इतना हमने सॉल्व कर लिया। इसके आगे अब दो केसेस हमारे पास आते हैं। पहला केस ये कि जब इंसिडेंट एंगल बराबर हो जाए ट्रांसमिटेड एंगल ये, तो तब क्या होगा, अगर मैं इसको इक्वल कर दूं तो यहाँ पे ये कट के मेरे पास जीरो आ जाएंगे, और टेन जीरो हमारे पास होता है जीरो, मतलब कि यहाँ से फिर आई नोट को मैं इधर मल्टीप्लाई करूँ वो जीरो हो जाएगा, ई आर नोट की वैल्यू मेरे पास जीरो हो गई। मतलब रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो जीरो है, कि कोई भी वेव रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रही, कुछ रिफ्लेक्शन भी नहीं हो रही और एंगल भी सेम है। इसका मतलब ये है कि जब भी एंगल सेम होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास दोनों मीडियम सेम है, जो मीडियम 1 है और जो मीडियम 2 है वो बिल्कुल सेम है। तो इस केस 1 से हमारे पास ये कंक्लूजन आ गई। केस 2 देखते हैं अब। केस 2 हमारे पास होगा कि जब दोनों एंगल्स का सम हमारे पास 90 है। तो जब दोनों एंगल का सम हमारे पास 90 है तो तब हमारे पास क्या होगा, तब हमारे पास टेन 90 आ जाएगा। जब अगर इसके अंदर हम पुट करें तो अब हमारे पास यहाँ पे टेन 90 हो जाएगा। थोड़ी सी इसमें मिस्टेक थी वो मैंने ठीक कर दी।
यहाँ पे 90 मेरे पास नीचे आने वाला है, क्योंकि नीचे यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, ऊपर तो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं ये दोनों एंगल्स। तो यहाँ पे मेरे पास 90 10 90 हो जाएगा, मतलब दोनों के ऐड करने से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 पुट कर देंगे इसकी जगह पे। तो जब यहाँ पे 90 आएगा तो 10 90 हमारे पास होता है इन्फिनिटी, समथिंग ओवर इन्फिनिटी वो हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो। तो ये हमारे पास जब ज़ीरो आएगा तो यहाँ से फिर मैं ई आई को वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास रिफ्लेक्शन का जो रिफ्लेक्शन वेव का जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है वो ज़ीरो आ जाएगा। मतलब इस केस में भी कोई भी वेव रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, सारी की सारी वेव ट्रांसमिट कर रही है। और जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि हम यहाँ से एक पैरेलली पोलराइज्ड अगर वेव भेजें यहाँ से इस तरफ को, तो जो वेव ट्रांसमिट हो रही है इस लॉ के मुताबिक, यहाँ पे जो हमने अभी एंगल निकाला कि जब एंगल इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड एंगल प्लस इनका सम 90 हो जाएगा, तब जो हमारे पास यहाँ से वेव जो यहाँ पे ट्रांसमिट होगी वो सारी की सारी वेव ट्रांसमिट हो जाएगी, कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब ये कि जितनी भी पैरेलल पोलराइज्ड वेव होगी हमारे पास इस प्लेन के, प्लेन ऑफ इंसिडेंट के, वो सारी की सारी यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगी, कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट है तो जो पैरेलल कंपोनेंट हैं, जो इंसिडेंट प्लेन के पैरेलल कंपोनेंट हैं, वो सारे के सारे ट्रांसमिट कर जाएंगे और बाकी यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ये जो एम्पलीट्यूड हमारे पास आया हुआ है ये पैरेलल कंपोनेंट्स का आया हुआ है, हमने ये प्रॉब्लम पैरेलल कंपोनेंट्स के लिए सॉल्व की थी, पैरेलल पोलराइजेशन के लिए सॉल्व की थी। और ये हमारे पास आंसर ज़ीरो पैरेलल पोलराइजेशन के लिए आया कि जो भी पैरेलल कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ट्रांसमिट कर जाएगा, उसका रिफ्लेक्शन का कोफिशिएंट ज़ीरो होगा, वो उसकी कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगी उस एंगल के ऊपर, तो बाकी सारी ट्रांसमिट कर जाएगी। जो ट्रांसमिट करेगी वेव वो हमारे पास एक पैरेलल पोलराइज्ड वेव मिलेगी। अगर हम यहाँ से अनपोलराइज्ड डालते हैं वेव तो बाकी सारे कंपोनेंट रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, सिर्फ पैरेलल पोलराइज्ड वेव जो है वो ट्रांसमिट करेगी इसके अंदर से। तो ये दूसरा केस हमें ये बताता है। और इस लॉ को कहते हैं हम ब्रीवस्टर लॉ या ब्रोस्टर लॉ, इस लॉ को बोलते हैं हम कि वेव को पोलराइज करना बाय यूजिंग रिफ्लेक्शन, इस लॉ को बोलते हैं हम ब्रोस्टर लॉ। और अब हम देखेंगे कि इसका एंगल कैसे फाइंड करेंगे कि किस एंगल पे हमारे पास जो है पैरेलल पोलराइज्ड वेव जो है वो ट्रांसमिट कर जाएगी सारी की सारी। तो एंगल हम स्नील लॉ को यूज़ करेंगे, ये हमारे पास स्नील लॉ है और ये हमारे पास वो कंडीशन है कि जब दोनों एंगल का सम हमारे पास बराबर हो तभी ऐसा होगा। यहाँ से हम अगर थीटा टी की वैल्यू निकालें तो वो 90 माइनस थीटा आई आ जाएगा, और थीटा टी स्नील लॉ के अंदर अगर हम ये पुट कर दें तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म आ जाएगी। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, और इसकी जगह ये आ जाएगा। साइन के नीचे यहाँ कोस थीटा डिवाइड कर दें, एन को यहाँ पे डिवाइड कर दें तो ये मेरे पास टेन बन जाएगा, और यहाँ पे n2/n1 बन जाएगा। दोनों वर्ष इन्वर्स टेन ले लें तो थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, इसे बोलते हैं ब्रोस्टर एंगल। तो ये ब्रोस्टर एंगल था और हमने ब्रोस्टर लॉ भी देख लिया, और हमने देखा कि किस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है, किस तरह से लाइट पोलराइज हो सकती है रिफ्लेक्शन के थ्रू। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है कंडक्टिंग मीडियम से जो है इसकी रिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे। अभी तक हमने नॉन कंडक्टिंग मीडियम्स लिए थे, और नॉन कंडक्टिंग मीडियम से हमने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो है ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड किए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंडक्टिंग मीडियम के लिए फाइंड करेंगे।